नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष के इस ISPCS यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्कर्ष अब आपके लिए लेके आया है एक नई श्रृंखला जिसके अंतर्गत समसामयिक दृष्टिकोण आधारित जितनी भी विषय वस्तु है सबका विश्लेषण किया जाएगा। और इस पूरे प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें कि पूरे सप्ताह की जो घटनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से विश्लेषित कर इस रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर और राज्य लोक सेवा आयोग के स्तर पर जो आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आप बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन सुनिश्चित कर पाएं। इसी के क्रम में हम लोगों ने यह जो प्रोग्राम डिजाइन किया है इसका नाम हम लोगों ने रखा है करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम लोग प्रत्येक शाम 7 बजे ISPCS के YouTube चैनल पर आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें इस तरीके से डिजाइन हम लोगों ने किया है। मंडे को राष्ट्रीय मुद्दे, ट्यूसडे वैश्विक मुद्दे, वेडनेसडे के दिन संपादकीय चर्चा, थर्सडे के अंदर राज्यों से समाचार, फ्राइडे समसामयिक आधारित प्रश्न और सैटरडे PIB। अब देखिए इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के पीछे एक पर्पस क्या है या इसके पीछे उद्देश्य क्या है। यदि हम सिविल सेवा के दृष्टिकोण से समसामयिक पक्ष को देखेंगे तो पूरे सप्ताह एक्टिविटी होती है, इतना सारा कंटेंट, यूट्यूब चैनल पर उसकी उपस्थिति, वेरियस वेबसाइट्स। अब डेली बेसिस पर आप क्या है कि अपना टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा है यदि आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इवन हिंदी के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो बहुत सारी घटनाओं की एक श्रृंखला बनती है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि रूस यूक्रेन विवाद। अब रूस यूक्रेन विवाद 24 फरवरी से जब यह एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तब से लगातार चर्चा में आ रहा है। अब प्रत्येक दिन आप उसको पढ़ रहे हैं। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं श्रृंखला के तौर पर हैं और उस श्रृंखला के तौर पर दिन प्रतिदिन आप अपने टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं। वैसी स्थिति में हम लोगों ने क्या एक प्लान किया है कि करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे सप्ताह भर की जो घटनाएं होंगी उनको सेक्टोरल डिवीजन किया हुआ है और उन सेक्टोरल डिवीजन करने के पश्चात जो कमिंग वीक है उसमें वह मंडे टू सैटरडे सब की सब आपके सामने समराइज रहेंगी। कंटेंट इस तरीके का आपके पास रहेगा कि आप सिविल सेवा के दृष्टिकोण से उसको प्रबंधित कर पाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय मुद्दे के अंतर्गत जितनी भी घटनाक्रम घटित होंगे उन सारे घटनाक्रमों में से प्रमुख घटनाक्रम जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन सारे घटनाक्रमों को इस तरीके से डिजाइन करके उसका कंटेंट इस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा कि उसके माध्यम से आप प्रारंभिक परीक्षा स्तर और मुख्य परीक्षा के स्तर पर अपने आप को बेहतर तरीके से समायोजित कर सकें। साथ ही साथ समसामयिक घटनाक्रम का महत्वपूर्ण योगदान इंटरव्यू वाले सेक्शन में भी है। उस दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं इन चीजों को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर वैश्विक मुद्दे। अब वैश्विक मुद्दे में पूरे सप्ताह भर जो श्रृंखलाएं आयोजित की जा रही हैं उन सब को एक साथ हम लोग प्रबंधित करेंगे ताकि जितनी एक्टिविटी हो सकी उसमें मैक्सिमम कंटेंट जो आ सका होगा वो सब प्रबंधित हो जाए आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल जैसे यह सप्ताह यदि चर्चा में है वैश्विक मुद्दों के घटनाक्रम में तो रायसीना डायलॉग चर्चा में है। अब रायसीना डायलॉग पर डेली आप देखेंगे कुछ न कुछ चीजें पब्लिश हो रही हैं। अब आपके सामने जब क्वेश्चन आ जाएगा तो कंफ्यूजन यह होगा कि हम क्या लिखें क्या छोड़ें। या डेली आप उस पर टाइम दे रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग पर दे रहे हैं या यूट्यूब चैनल पर ध्यान दे रहे हैं या वेरियस वेबसाइट्स पर ध्यान दे रहे हैं। एक ही टॉपिक को पूरे सप्ताह आप मोर और लेस आपने देखा है, लेकिन यह प्रोग्राम क्या करेगा, ऐसे वैश्विक मुद्दों को वन प्लेटफॉर्म पर ऐसा समराइज कर देगा कि फिर उससे बाहर शायद ही कुछ ऐसा होगा जो निकल के बाहर बचे आपके पास। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके का प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर एक चीज हम लोगों ने और इसमें शामिल की है, संपादकीय जो चर्चा है वह भी है। जितने भी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उन सारे न्यूज़पेपर में जो ऐसा आप कहें कि एडिटोरियल जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर को भी देखेंगे, अगर हिंदी के न्यूज़पेपर पर चर्चा करें तो दैनिक जागरण आपको दिखता है राष्ट्रीय संस्करण राष्ट्रवादी अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच पर चलता है वो।
यदि हम इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू देखते हैं तो यह मोर और लेस थोड़ा सा इनका झुकाव वामपंथ की तरफ से है, लेकिन एज ए ब्यूरोक्रेट आपको बैलेंस अप्रोच चाहिए। तो बहुत बार क्या होगा कि आप एडिटोरियल पढ़ेंगे और एडिटोरियल में एक पक्षीय चीज आपके सामने आ जाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम इसी रूप में विशिष्ट हो जाएगा कि यह उन सारी चीजों को सिविल सेवा के दृष्टिकोण से जो एक आप कहें कि बेस्ट अप्रोच हो सकती होगी उसको आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो इसके अंतर्गत जितने भी संपादकीय जो पब्लिश हुए होंगे वीक में, उन सब को हम लोग प्रबंधित करेंगे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे ताकि सिविल सेवा के एग्जाम में आप उसका बेहतर आप कहें कि यूटिलाइजेशन कर सकें। फिर एक चीज और हम लोगों ने इसमें शामिल की है, राज्यों से समाचार। सारे लोग लगभग मोर और लेस अलग अलग स्टेट्स की तैयारी करते हैं, तो उस क्रम में कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है उनको हम लोग इस वाले सेक्शन में डिस्कस आपके साथ करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोगों ने इसमें ऐड ऑन किया है, वह है समसामयिक आधारित प्रश्न। यदि पिछले कुछ वर्षों से ध्यान देंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर और मुख्य परीक्षा के स्तर पर आपको समसामयिक आधारित प्रश्न दिखते हैं। दिक्कत हमारे साथ क्या आती है कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या सपोज कीजिए कि हमने न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई वेबसाइट है उसको देख लिया, या यूट्यूब चैनल पर हमने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर समराइजेशन देख लिया, लेकिन हमको यह समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है हमारे समक्ष कि हम कैसे उसमें से क्वेश्चंस पिक करें। तो फ्राइडे के दिन शाम 7 बजे समसामयिक आधारित जितने भी पक्ष हो सकते होंगे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उन सब को हम लोग क्वेश्चन के फ्रेम में लेके आएंगे, उसका आंसर डिस्कस करेंगे, और यह प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों स्तरों पर आपके साथ होगा। फिर सैटरडे के दिन एक हम लोगों ने कॉलम स्पेशली डिजाइन किया है पीआईबी विशेष। देखिए पीआईबी में लगभग मोर और लेस ये सारी चीजें शामिल होंगी, बड़ी इवेंट जितनी भी हैं। आप जानते हैं कि पीआईबी सरकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जितनी भी एक्टिविटी सरकार करती है उसको वो अपडेट कर देती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि पीआईबी से क्वेश्चन पूछने के बावजूद हम में से अधिकांश स्टूडेंट पीआईबी से प्रश्नों को नहीं सही कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण यह है कि पीआईबी की जो भाषा है वह अपने आप में काफी कठिनता वाले स्वरूप में है। तो उस कंटेंट को शामिल कर देना है ताकि यदि आपके समक्ष उससे संबंधित प्रश्न आता है प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा से संबंधित, तो वैसी स्थिति में आप इस जो पीआईबी वाले सेक्शन है उससे भी बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो यह एक पूरा का पूरा प्रोग्राम उत्कर्ष ने डिजाइन किया है, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम नाम ही इसलिए दिया गया है कि आप पूरे सप्ताह जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़ें। इसके बाद मंडे टू सैटरडे आप इस प्लेटफॉर्म पर शाम को 7 बजे उपस्थित हो, और उपस्थित होने के पश्चात यह देखें कि जो पिछला सप्ताह आपने पढ़ा था कितना बेहतर कंटेंट आपको अब मिल रहा है या उस वक्त मिल रहा है। और यह कहीं ना कहीं मेरा विश्वास है कि यदि इसको हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएं और जिसमें आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित रहेगा, वैसी स्थिति में यदि हम इसको बेहतर तरीके से सफल बना पाए तो निश्चित तौर पर सिविल सेवा चाहे वह राज्य के स्तर पर हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर हो, हम लोग प्रश्नों को पकड़ने में कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। तो यह एक पूरा का पूरा प्रोग्राम था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, और इसी के क्रम में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे। यदि यह पूरा का पूरा सप्ताह आप देखें तो इस पूरे के पूरे सप्ताह में कुछ न्यूज आइटम चर्चा में रहे हैं। अब देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमने यूट्यूब चैनल पर या वेरियस वेबसाइट पर डेली हम उस पर कुछ टाइम दे रहे हैं, और डेली टाइम देने के बाद अलग अलग तरीके के टॉपिक आ रहे हैं। अब देखिए पिछले सप्ताह इतने सारे टॉपिक हैं जो राष्ट्रीय संदर्भ में आपके समक्ष महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित हुए हैं। यदि हम इसके न्यूज़पेपर पर, और जो मैंने टॉपिक सिलेक्शन किया है यह प्योरली न्यूज़पेपर बेस्ड ही है। यदि हम सिविल सेवा के दृष्टिकोण से इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। अगर हम स्रोतों पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस,
फिर हमारे पास एक मैगजीन आती है योजना डाउन टू अर्थ, और फिर इसके बाद आता है सरकार का प्लेटफॉर्म पीआईबी। मोर और लेस सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अधिकांश छात्र इसी कंटेंट के आसपास अपने आप को रिवॉल्व करते हैं। इसमें हम कुछ और न्यूज़ आइटम को शामिल कर लेते हैं या और कुछ स्रोतों को शामिल कर लेते हैं, जिसमें कि हमारे पास फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक सेक्शन वहाँ आ जाता है न्यूज़पेपर के कॉलम में, या न्यूज़पेपर का सेक्शन में एक बिजनेस लाइन हो गया, या इकोनॉमिक टाइम्स हो गया। इसी के साथ यदि हम मैगजीन देखते हैं तो योजना डाउन टू अर्थ के पश्चात फ्रंटलाइन मैगजीन भी, या ईपीडब्ल्यूएफ भी, ईपीडब्ल्यू जो मैगजीन है उसको भी हम लोग शामिल कर लेते हैं कभी कभी, और पीआईबी तो आपके पास प्लेटफॉर्म है ही। इतना सारा कंटेंट मोर और लेस आपको चाहिए होता है सिविल सेवा की तैयारी के दरमियान, लेकिन जो हमारे पास टाइम है वह टाइम बहुत लिमिटेड है। वैसी स्थिति में जो करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम है यह इन सारे कंटेंट्स को आपको एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराएगा, और केवल उन्हीं चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक और बहुत प्रिसाइज मैनर में आपके सामने उपस्थित हो रही हैं। हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर चर्चा नहीं करनी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है नहीं इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आप उस पर अपना टाइम दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो मुद्दे हैं वह चर्चा में है। पहला जो इश्यू आपके पास आ रहा है बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसकी आलोचना की है, और उन्होंने अपनी पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि किसी भी स्थिति में बीएसएफ के साथ कोऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि बीएसएफ का उद्देश्य कहीं ना कहीं स्टेट को डीस्टेबलाइजेशन वाले मोड पर लेके जाना है। फिर दूसरा है धर्म संसद एवं हेट स्पीच। अब धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक रिमार्क आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है कि वह ऐसी गतिविधियों को रोकें और जो कहीं ना कहीं राज्य के स्तर पर धार्मिक सद्भाव में बाधा उत्पन्न हो रही है वैसी स्थितियों को कंटेन करें। तो अब क्या है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अब एक जो न्यूज आइटम और इंपॉर्टेंट है, क्वार जल विद्युत परियोजना। अब क्वार जल विद्युत परियोजना आप देख ही रहे हैं कि जब भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा की है तो इस योजना का उद्घाटन किया है परियोजना का, वह भी इंपॉर्टेंट है। और फिर द हिंदू ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था मिशन अंत्योदय को लेकर। अब इस तरीके का कंटेंट अब देखें कि पूरे सप्ताह अगर न्यूज आइटम इंपॉर्टेंट देखें सिविल सेवा के दृष्टिकोण से, हो सकता है और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 4 टॉपिक हैं यह इंपॉर्टेंट रहे हैं और वेरियस न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। अब न्यूज़पेपर का आर्टिकल एक तरफ होना और फिर उसको यूपीएससी के हिसाब से मॉडिफाई करना, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को मॉडिफाई करेंगे सिविल सेवा के दृष्टिकोण से। यदि हम पहला टॉपिक देखते हैं बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा, तो यह प्रत्यक्ष तौर पर संबंध स्थापित करता है राज्य व्यवस्था के साथ, एक यानी कि यूपीएससी के मेंस का पेपर 2, और यदि इसको इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन से जोड़ता है वो तो पेपर 3 वाला जो आंतरिक सुरक्षा वाला खंड है। फिर धर्म संसद और हेट स्पीच, यह दोनों के दोनों या टॉपिक है या टर्म है या कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था वाले खंड से जुड़ रहा है। क्वार जल विद्युत परियोजना भूगोल वाले खंड से संबंधित है, जबकि मिशन अंत्योदय योजना या तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में इसको देख सकते हैं या फिर हम इसको देख सकते हैं जो सामाजिक न्याय पेपर 2 में मेंशन है वहां पर। इन्हीं चीजों को प्रबंधित करते हैं हम लोग अपने इस सेक्शन के अंतर्गत। अब देखिए टॉपिक हमारे पास निकल के आ रहा है बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा। अब देखिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को मुद्दे को अगर हम लोग करें तो सबसे पहले देखना है कि जो गृह मंत्रालय है वर्ष 2021 में एक अधिसूचना के माध्यम से
बीएसएफ के अब देखिए समस्या क्या आ रही है या जो विवाद का विषय क्या आ रहा है। गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की गई है उसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब, 3 राज्य जो पहले 15 किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी कि बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा जो है राज्यों की, उससे 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बीएसएफ को जो एम्पावर्ड किया गया था उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया। जबकि गुजरात राज्य जो पहले 70 किलोमीटर था उसको घटा के 50 किलोमीटर कर दिया गया। और इसी के साथ जो राजस्थान था, राजस्थान में एज सच मेंटेन कर रखा है 50 किलोमीटर का जो दायरा है वो। अब जो स्टेट्स को क्या लगता है, जो वेरियस स्टेट्स हैं जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और पंजाब, इन 2 राज्यों को लगता है कि जानबूझकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो संघ सरकार है वह राज्यों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। जबकि गुजरात को उन्होंने कमी की है और इन 2 राज्यों में बढ़ोतरी की है। कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से है कि जो संघ है वह इन 2 राज्यों के प्रति वैमनस्यता का भाव रखता है। ध्यान रखना है यह तर्क राज्य सरकार का है। और इसी को लेकर पंजाब सरकार ने एक केस फाइल कर रखा है जिसमें उसने इसको चुनौती दे रखी है। और जो अभी हाल की ही न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस पर रिमार्क किया है। अब यह टॉपिक आपके लिए सिविल सेवा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर प्रश्न ना भी पूछा जाए तो मुख्य परीक्षा के स्तर पर प्रश्न हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे कि राज्यों की आपत्तियों को आप कहां तक तार्किक समझते हैं। अर्थात बीएसएफ के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाना या बढ़ाए जाने के संदर्भ में राज्यों की आपत्तियों को आप कहां तक तार्किक समझते हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यह क्वेश्चन पूछे कि बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है उसको आप कहां तक तार्किक समझते हैं। दोनों ही स्थितियों में दोनों जो प्रश्न है उनका कंटेंट अलग अलग होगा। इसी को हम लोग प्रबंधित कर लेते हैं इस दृष्टिकोण से। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना 2021 में रिलीज की गई और उसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्य में बढ़ोतरी की गई है। 50 किलोमीटर का दायरा किया गया है, जबकि गुजरात राज्य में कमी करके उसको 70 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान रिमेन अनचेंज्ड, वो 50 किलोमीटर है। यानी कि अब कितने राज्य ऐसे हैं जो 50 किलोमीटर वाले दायरे में हैं, तो यह सारे जो राज्य हैं वह 50 किलोमीटर के दायरे में हैं। अब हम देखते हैं कि बीएसएफ की शक्तियां क्या हैं या बीएसएफ की गतिविधियां क्या हैं। अगर उसको एम्पावर्ड हो जाती है तो क्या क्या गतिविधियां कर सकती है। पहला काम क्या कर रही है, तलाशी कर सकती है, सर्च कर सकती है, यानी कि सर्चिंग टेंडेंसी को इंप्रूव कर सकती है। दूसरा कर सकती है जब्ती, सीज, और तीसरा गिरफ्तारी। ये 3 काम है बीएसएफ के पास और इन 3 कामों को वह संपादित करेगी जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं, तब सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला पक्ष कि बीएसएफ को इस तरीके की गतिविधियां करने के लिए शक्तियां कहां से मिलती हैं, क्योंकि प्रश्न आपके पास कैसा आएगा इसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कंटेंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तभी इसका नाम रखा है हम लोगों ने करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम। है क्या चीज, कार्य करने की जो शक्ति मिल रही है बीएसएफ को वह इन 4 पक्षों के आधार पर है। पहला पक्ष है सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968। बीएसएफ को इससे कार्य करने की शक्तियां मिलती हैं और वह जो आप कहें कि गिरफ्तारी, जब्ती और तलाशी संबंधी गतिविधियां हैं
उस संदर्भ में यह इंपॉर्टेंट है। फिर पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा का यह है, वहां से इसको शक्ति मिलती है। फिर पासपोर्ट अधिनियम 1967 इससे, और फिर है आपराधिक प्रक्रिया संहिता। यानी कि यदि आपके पास कंटेंट आता है और आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, तो उस दरमियान हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन चीजों के आधार पर कार्य करने की शक्ति मिल रही है। अब जो इन अधिनियमों के आधार पर जो कार्य कर रही है उसको लेकर संघ सरकार का क्या पक्ष है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। संघ का तर्क देखिए क्या है। सबसे पहला जो चीज संघ के पक्ष में है या जो संघ तर्क दे रहा है वह दे रहा है कि आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सीमा है वह अत्यंत संवेदनशील है। तो पहला पक्ष हमको ध्यान रखना है कि संवेदनशीलता का पक्ष है वह बॉर्डर के साथ अनिवार्य रूप से संबद्ध है। एक दूसरा है इन क्षेत्रों में पुलिस निगरानी प्रणाली है वह अपेक्षाकृत कमजोर है। देखिए इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है। जितनी भी बाउंड्री इंडिया के साथ देख रहे हैं हम लोग, मुख्य रूप से पंजाब के क्षेत्र में देखें या पाकिस्तान के साथ संबद्धता के दृष्टिकोण से देखें, हम दूसरा एरिया देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। देखिए भारत का जो बाउंड्री सेटलमेंट है या बाउंड्री पर जो जनसंख्या का जमावड़ा है और हम जो कंट्रीज देखते हैं चीन, दोनों में बड़ा बेसिक डिफरेंस दिखता है। जैसे इन क्षेत्रों में बाउंड्री पर लगातार डिस्प्यूट होता रहता है, लगातार गतिविधियां होती रहती हैं, इसकी वजह से जो पब्लिक है वो धीरे धीरे माइग्रेट करती है, यानी कि बाउंड्री से वह अंदर की तरफ आ जाती है राज्य के अंदर। यह जो एरिया है यह ऑलमोस्ट वैकेंट हो जाता है। जब ऑलमोस्ट खाली अवस्था में हो जाता है, अब आप सिंपल सा सोचें कि पुलिस का काम क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब जब यहां पर जनसंख्या ही उतनी ज्यादा नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही नहीं है बेसिकली। तो पुलिस संघ ऐसा मानता है कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वह कहीं ना कहीं, निगरानी प्रणाली है वो कमजोर होती है। इन क्षेत्रों में जब पूरा एक सर्वे किया गया है तो पाया गया है कि इन क्षेत्रों में जो पुलिस चौकियां हैं उनमें भी अपेक्षाकृत गिरावट आई है। तो पुलिस की जो निगरानी प्रणाली है वह इन क्षेत्रों में कमजोर हुई है, संघ का तर्क है। और जब वह एविडेंस देता है तो उस आधार पर यह प्रतीत भी होता है कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पर जो निगरानी है उसमें कमी आई है, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो एंटी सोशल एक्टिविटी है उसमें लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई है। एक दूसरा पक्ष है, वैसे भी हम लोग जान रहे हैं पुलिस रिफॉर्म, जो पुलिस सुधार है, उस पुलिस सुधार में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हमेशा से ध्यान दिया जाता है, वह यह है कि भारत में पुलिस बल की पर्याप्त कमी है। और जब पुलिस बल की पर्याप्त कमी है तो कहीं न कहीं स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर को के संदर्भ में पुलिस प्रशासन, और जब पुलिस बल की कमी है तो पुलिस बल की जो कमी है उसको संसाधनों के संदर्भ में भी देखना है, यानी कि उसके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन किस तरीके का है। और फिर एक पक्ष यह भी देखना है कि प्रशिक्षण की भी समुचित कमी है। हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन किस स्थिति में काम करता है। आप सामान्यतः किसी पुलिस चौकी का निरीक्षण करें और देखें यदि उसको, तो शहरों की बात छोड़ दें, ग्रामीण स्तरों पर उनके पास आधारभूत अवसंरचना का भी अपेक्षाकृत अभाव है। ऐसी स्थिति में हम यह बिल्कुल भी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो नवीन चुनौतियां हैं उनसे पुलिस जो प्रशासन है वो कॉम्बैट कर पाए बाउंड्री से रिलेटेड। अब एक पक्ष जो इसमें शामिल हो रहा है वह है नवीन चुनौतियां। देखिए इसकी तरफ तर्क क्या दिया जा रहा है। नवीन चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जैसे पंजाब के साथ जो सटा हुआ क्षेत्र है
उसमें हमको एक समस्या दिख रही है, मादक पदार्थों की तस्करी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपने न्यूज आइटम में भी पढ़ रहे होंगे कि यहां पर मादक पदार्थों की जो तस्करी हो रही है वो ड्रोन के माध्यम से हो रही है। फिर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र से संबद्ध है, वहां पर देखेंगे कि ड्रोन के माध्यम से आर्म्स एंड एम्यूनेशन इस तरफ सप्लाई किए जा रहे हैं भारतीय क्षेत्र में। फिर जो बंगाल का राज्य है, वहां पर पशु तस्करी की समस्या भी देखी जा रही है। आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने एलिवेटेड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है कि एक तरफ बाउंड्री से जानवरों को पूरा उठाते हैं और दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मादक पदार्थों की तस्करी, पशु तस्करी, ड्रोन की उपस्थिति, ये नवीन चुनौतियां हैं। अब आप सिंपल से सोचें, जो पुलिस प्रशासन बहुत पुराने वेपन इस्तेमाल कर रहा है, क्या उसके पास इस तरीके की तकनीक है कि वह ड्रोन को ट्रैक कर सके? ड्रोन की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में इन नवीन चुनौतियों से निपटने के लिए एक ऐसी संघीय एजेंसी की आवश्यकता है जो उसके पास रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रा में हो और जो कहीं ना कहीं इन नवीन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। अब आप सिंपल सा सोचें कि यदि ड्रोन परचेज करना है तो वैसी स्थिति में ज्यादा रिसोर्सेस या ज्यादा क्षमतावान जो संस्था है वो कौन होगी? बीएसएफ होगा कि स्टेट पुलिस होगा? क्योंकि स्टेट के पास और भी मैटर्स हैं जिन पर उसको काम करना है। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से संघ का तर्क यह है कि इसके माध्यम से इन सारे पक्षों पर कहीं ना कहीं उसको काम करने की आवश्यकता है। और जो पुलिस प्रशासन है वह अपेक्षाकृत इस दिशा में कमजोर हो रहा है। लेकिन यहां संघ का तर्क यदि देखेंगे तो कहीं भी वह पुलिस प्रशासन को डिस्कार्ड नहीं करता है कंप्लीटली। तो जब हम अगर आंसर राइटिंग करेंगे या हम कभी किसी के सामने एक्सप्लेन करेंगे, तब इन पक्षों पर हम लोग इस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। अब हम बात कर लेते हैं राज्यों की आपत्तियां। सबसे पहला जो राज्य ने बोला है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सूची का विषय है। और जब राज्य सूची का विषय है तो इस पर नियम बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। तो पहला जो तर्क आ रहा है राज्यों की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो राज्य सूची के विषय है उसमें संघ है वो इंटरवीन कर रहा है, जबकि क्लियर कट डिवीजन हमको दिख रहा है कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। तो जो पहला तर्क है राज्यों का वह यह है। और इस संदर्भ में यह देखेंगे कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसके पास है? पुलिस प्रशासन के पास। तो राज्यों की दूसरी आपत्तियां इससे जुड़ रही है, राज्यों की कार्यप्रणाली। राज्यों का तर्क है कि जब हमने इस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस कर दिया एक ऐसी एजेंसी को जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, जब वह काम करेगी तो कहीं ना कहीं जो राज्य का पुलिस प्रशासन है वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगा और इसके परिणाम स्वरूप जो पुलिस प्रशासन है उसकी कार्य क्षमता बाधित हो सकती है। यानी कि राज्य सरकार का तर्क, राज्यों का तर्क यह है कि यदि बीएसएफ को एम्पावर्ड कर दिया जाता है, ज्यादा उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगा और उसकी उपेक्षा का परिणाम यह होगा कि कहीं ना कहीं उसकी कार्य प्रणाली है वह बाधित हो जाएगी।
फिर एक और तर्क दे रही है स्टेट्स कि सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ है एक संघीय एजेंसी है, और संघीय एजेंसी होने के परिणाम स्वरूप यह रिपोर्ट किसको करती है? संघीय मंत्रालय, जो क्या है? गृह मंत्रालय। यानी कि यह जो संस्था है यह सीधा रिपोर्ट करेगी केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। अब जब यह केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी तो राज्यों को यह पता नहीं चलेगा कि बीएसएफ बेसिकली क्या कर रही है। एक दूसरा पक्ष यह है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के अधीन काम करने के परिणाम स्वरूप इनके अंदर एक उच्चता वाला भाव होगा, और वैसी स्थिति में बहुत बार यह सरपास करेंगे राज्य को या पुलिस प्रशासन को। फिर एक पक्ष यह भी चर्चा का विषय है कि जब हमने डिवीजन कर दिया, जब आप भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे होते हैं और जब उसमें हम लोग चर्चा करते हैं किस तरीके से संघ के तत्व हैं, किस तरीके से परिसंघीय तत्व हैं, तो जब हम परिसंघीय तत्व की चर्चा करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान है। तो राज्यों का कहने का मतलब है कि राज्य सूची में जब आपने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया और बावजूद इसके संघ सरकार कहीं ना कहीं उसमें इंटरवीन कर रही है, वैसी स्थिति में यह परिसंघीय चरित्र को बाधा उत्पन्न करेगा या परिसंघीय चरित्र को बाधित कर सकता है। तो राज्यों की आपत्तियां यह है। अब हम फाइनल थॉट पर आते हैं कि निष्कर्ष क्या देना है। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास संघ सरकार की या राज्य सरकार की आलोचना करने का पर्याप्त आधार मौजूद है तो यूपीएससी कभी आपको मना नहीं करती है आलोचना करने से। आप आलोचना करें, तर्क दें आप ऐसा कि एग्जामिनर है वह कन्विंस हो जाए। लेकिन यदि आपके पास तर्क नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रयास यह करें कि संघ के साथ जाए हम लोग। हम संघ की आलोचना तभी करेंगे जब हमारे पास क्लियर कट एविडेंस हो। जैसे मुझे याद आ रहा है, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था सलवा जुडूम, और सलवा जुडूम को लेकर जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग था वह कहीं ना कहीं संघ सरकार की तरफ फेवर करने से था। लेकिन बहुत ऐसे भी आंसर लिखे गए जिसमें उन्होंने सलवा जुडूम की आलोचना की, और फिर बाद में करीब 1 या 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसने उसमें बोला कि सलवा जुडूम के अंतर्गत जो नागरिकों को कहीं ना कहीं हथियार प्रोवाइड कराए गए थे वह गलत था। इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, नक्सली हिंसा से निपटने के लिए या नक्सलियों से निपटने के लिए हमने जो कॉमन पीपुल था उसको हमने हथियार प्रोवाइड करा दिए। अब पहले क्या था, पहले नक्सलियों का टारगेट था केंद्र सरकार या सरकार, वह टारगेट शिफ्ट होके क्या चला गया, पब्लिक की तरफ चला गया। और पब्लिक को भी वैसे भी देखेंगे आप, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह ट्रेंड ही नहीं है उस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया और उसने बोला कि केंद्र सरकार का यह बहुत गलत निर्णय था जिसमें उसने सामान्य नागरिकों के हाथों में बंदूक दे दी और उनसे अपेक्षा की कि वह नक्सलियों से लड़े। अब क्या है, आपके पास एविडेंस एक है, यदि आपके पास तर्क है आप क्लियर कट आलोचना कर सकते हैं। अब इस वाले टॉपिक पर आते हैं। हमने देख लिया कि संघ सरकार का जो पक्ष है वह क्या है, अब हमने देख लिया राज्य सरकार का पक्ष क्या है। अब इसके बाद हमको देखना है, फाइनल थॉट पर आना है कि निष्कर्ष हमको कैसा लेना है। यदि प्रश्न हमारे सामने आए, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें होंगी ताकि हम बेहतर चुनाव कर सकें। सबसे पहला जो एक पक्ष आके निकल के आ रहा है, हम देखिए पुलिस प्रशासन को देखते हैं। पुलिस प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्थानीय निगरानी करें या लोकल इंटेलिजेंस की बात करें। पुलिस प्रशासन दक्ष है, उसको पता होता है कि अच्छा भाई किस एरिया में किस तरीके की गतिविधि है। तो ऐसी संस्था जो निगरानी करने में सक्षम है उसको एम्पावर्ड कर रहे हैं हम किसके साथ, संसाधन संपन्न संस्था के साथ। वो कौन है, बीएसएफ।
तो यहां पर जो न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वह एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां राज्य यह तर्क दे रही है कि यह परिसंघीय चरित्र को बाधित कर रहे हैं, यह परिसंघीय चरित्र पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इसके फेवर में, वह एक इंपॉर्टेंट पक्ष की तरफ दे रहे हैं। इसके माध्यम से संघ सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी के मध्य समन्वय स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है, और जो यह समन्वय स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है वह कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद को समर्थन देता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक निकल के आए। फिर एक पक्ष यह भी इसमें आ रहा है कि बीएसएफ के पास बिल्कुल सही है कि बीएसएफ को एम्पावर्ड किया गया है कि वह तलाशी कर सकती है, वह जब्त कर सकती है, वह गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद वह अपने पास नहीं रख सकती है। बीएसएफ केवल प्रारंभिक पूछताछ तक ही स्वयं को सीमित रखेगी और इसके बाद उसको यथाशीघ्र जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, स्थानीय पुलिस प्रशासन को सौंपना होगा। अब वो क्या करेगी, व्यक्ति को पुलिस प्रशासन को सौंपेगी और इसी के साथ जो उसने एविडेंस जुटाए हैं वह भी उसको प्रस्तुत करेगी, और पुलिस प्रशासन है वह उसके विरुद्ध आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनको कहीं ना कहीं उस संदर्भ में आगे बढ़ेगा। तो यह जो एक टॉपिक निकल के आ रहा है कि इसमें क्या किया, अब हमने इस तरीके से बैलेंस किया। हमको बताना पड़ेगा कि यद्यपि राज्यों की आपत्तियां हैं, परंतु राज्यों की आपत्तियां तर्क संगत प्रतीत नहीं होती हैं। तर्क संगत प्रतीत किस लिए नहीं हो सकती हैं? इसलिए क्योंकि राज्यों के पास जो संसाधनों की कमी है उसको पूरा करना है। लोकल इंटेलिजेंस काम करेगा, पुलिस प्रशासन ड्रोन कैपेबिलिटी हम लोग विकसित करा लेंगे बीएसएफ से। और आप देखेंगे बीएसएफ ने क्या किया है, जैसे ही जुडिक्शन बढ़ाया गया उसके थोड़े समय बाद ही बीएसएफ ने सरकार से रिकमेंडेशन की कि उसको एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो चाहिए, और भारत सरकार ने क्या किया, तुरंत इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया और इजराइल हमको एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी विकसित करने में सहायता कर रहा है। अब आप सोचिए, स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वह इस तरीके से इंडिया के बाहर जाके गतिविधियों को संपादित कर सके। हमको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें राज्य और संघ है आपस में मिलकर काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों जब मिलकर ही काम करेंगे तभी जो आप कहें कि प्रस्तावना की मूल भावना है या प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक जो न्याय उपलब्ध कराना है, वह कहीं ना कहीं हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो अब आप सोचे, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उस आर्टिकल को हम पूरा इस मैनर में लेके आए ताकि इससे संबंधित जितने भी पक्ष होंगे वह सब के सब क्लियर हो गए। अब आपके पास इससे संबंधित कुछ नहीं बचा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो आगे हम जब लोग करेंगे क्लास तब उसमें भी चीज आएगा, सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई जजमेंट आता है, क्योंकि केस फाइल कर रखा है पंजाब सरकार ने, यदि वैसी स्थिति में आता है तब हम इस पर यहां उसको मेंशन कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो इस तरीके का टॉपिक है, हमने एक न्यूज आइटम लिया और अब हमने उसको यहां प्रबंधित किया। अब आप स्वयं निर्णय लें कि इस तरीके का कंटेंट जब हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं इस करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम के अंतर्गत, जो पूरे वीक में एक्टिविटी हुई है, क्या आपके पास इस तरीके का कंटेंट निकल के आया है? यही विशेषता है हम लोगों की, जिसके अंतर्गत हम लोग इस तरीके की चीजों को कर पाएंगे। मैं फिर एक बार बोलूंगा कि बगैर आपके सहयोग के तो होगा नहीं। तो इसमें सहयोग यही अपेक्षित है कि आप इसको देखें और जितना बेहतर तरीके से आप इसको कर सकते हैं वो करें। यदि आपका कोई सुझाव भी अपेक्षित होगा तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, एक टॉपिक निकल के और आ रहा है, धर्म संसद का मुद्दा। धर्म संसद बेसिकली क्या है कि धर्म संसद, जैसे कि हम हिंदू धर्म के साथ ही चूंकि जोड़ रही है, यह एक जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित विशेषज्ञ, संत, साधु और भी ऐसे लोग जो वैचारिक स्तर पर एक बौद्धिकता का स्तर प्राप्त कर चुके हैं, वह इस जगह पर मिलते हैं और इस जगह पर मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और धर्म को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं। जो मूल थॉट था वो मूल थॉट यही था। लेकिन यह न्यूज आइटम क्यों वजह चर्चा में है? पहले तो देखें, धर्म संसद वाला जो मुद्दा है राज व्यवस्था वाले खंड से जुड़ रहा है। एक, अगर हम डेट की तरफ जाएं
तो दिसंबर 2021 में हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया था। और उस हरिद्वार में जब आयोजन किया गया, उसी दरमियान बहुत सारे ऐसी चीजों को प्रस्तुत किया जो कहीं ना कहीं जो धार्मिक सद्भाव है उसको बाधित करने की उसको बाधा उसने पहुंचाई उसमें। खैर, अभी देखें कि जो 26 अप्रैल 2022 को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिया है और उसने स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल डायरेक्ट किया है, निर्देश दिया है उसने कि इस तरीके की गतिविधियों को रोके, और यदि धर्म संसद का आयोजन भी किया जाता है तो इसको एश्योर करें कि इससे सामाजिक सद्भाव बाधा में बाधित ना हो सके। क्योंकि ऐसा ही एक आयोजन किया जाना था 27 अप्रैल को रुड़की में। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने डायरेक्शन दिया है राज्य को कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि इस तरीके की गतिविधियों को रोके। अब क्या है, धर्म संसद आपके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उस धर्म संसद के दौरान किस तरीके की एक्टिविटी हुई है, उसका आउटकम क्या है, उन चीजों पर प्रश्न आपके समक्ष बन सकता है। तो धर्म संसद में हमने एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा और फिर हमने देखा कि इसकी स्थापना या इसकी पृष्ठभूमि कैसी है। तो सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद या वीएचपी ने इसको स्टार्ट किया था दिल्ली में। और इनका मेन थॉट यही था कि हम लोग आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर धर्म को और बेहतर करने की दिशा में क्या प्रयास कर सकते हैं वह है। लेकिन इसने एक बड़ा विकृत रूप लिया जब इसने हरिद्वार में आयोजित हुआ। और हरिद्वार क्या, आप कहें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी जब इसका आयोजन किया गया था, उस दरमियान भी बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई थी जिसमें किसी धर्म विशेष के प्रति दुराग्रह वाली भावना निकल के आए। अब देखें, आप धर्म को एक साइड रखें, एज ए ब्यूरोक्रेट आपका अप्रोच ये कहना चाहिए कि बैलेंस अप्रोच पर चले। हम हो सकता है धर्म के प्रति हमारा लगाव हो, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे डीएम के तौर पर, एसडीएम के तौर पर या अन्य जो पोस्ट सर्विसेज हैं उस तौर पर जाएंगे, तब आपको बिल्कुल अपने आप को इम्पार्शियल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। यदि आप धार्मिक दुराग्रह की भावना से काम करेंगे तो फिर मैलाफाइट रहेंगे, दोषपूर्ण गतिविधियां रहेंगे, सिलेक्टिव रहेंगे किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। अब ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेट के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दूसरा है, हो सकता है कि आगे चल के कभी ऐसा भी प्लान हो कि हम लोग एक क्वेश्चन फ्रेम करें जो केस स्टडी वाला आप देखते हैं, पेपर 4 एथिक्स की बात करते हैं हम लोग उसमें भी देखेंगे केस स्टडी इसी तरीके की है, आपको नैतिक दुविधा में डालता है वो। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ है, वो चर्चा करते हैं कि जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है या इवन जो यूपीपीसीएस का इंटरव्यू हुआ है उसमें भी इस तरीके की चर्चा की गई कि क्वेश्चन आपके सामने सिचुएशन बेस्ड बना दिया है, जो कहीं ना कहीं नैतिक दुविधा के संदर्भ में ब्यूरोक्रेट की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके की चीजों को आपको पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, और साथ ही साथ जो पेपर 4 है एथिक्स वाला सेक्शन है उसमें केस स्टडी वाला जो कॉलम है वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, पृष्ठभूमि के बाद जब हम लोग इस पक्ष पर आते हैं कि धर्म संसद जो हरिद्वार, रायपुर इन जगहों पर हुई है, वह धर्म विशेष के विरुद्ध टिप्पणी करने के कारण चर्चा में आ गई। हम इस चीज पर चर्चा में नहीं जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला, हमको सिर्फ यह देखना है कि इसकी वजह से सामाजिक सद्भाव कैसे बाधित हो रहा है। भारतीय संविधान में किस तरीके के प्रोविजंस हैं जो हेट स्पीच को कंटेन करते हैं, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, और हेट स्पीच के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव हो सकते हैं या आपके समक्ष किस तरीके की चुनौती सामने आ सकती है। फिर देखते हैं हेट स्पीच और जो भारतीय संविधान है वह किस परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष निकल के आता है। तो पहला देखते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्तावना में उल्लिखित है। अब आप सिंपल सा सोचें, यदि हम किसी एक आयोजन में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के विरुद्ध दुराग्रह वाली भावना लेके आते हैं तो बट नेचुरल है कि वह भी उसका प्रतिरोध करेगा, और जब ऐसी स्थिति में विरोध प्रतिरोध की स्थिति आएगी तो उस स्थिति में राष्ट्र की एकता में भी बाधा उत्पन्न होगी और अखंडता में भी जो है वह भी दर्शन बाधित हो जाएगा।
पहला पक्ष यह है कि हेट स्पीच राष्ट्र की एकता और अखंडता के दर्शन को बाधित करती है, जो हमने यहां देखा। दूसरा पक्ष क्या है कि पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य का अपना धर्म नहीं होगा इसका मतलब है सभी धर्मों को समान रूप से वह फलने फूलने का अवसर देगा। अब आप सोचें कि धर्म संसद का आयोजन हो, यानी कि बगैर स्टेट की परमिशन के इस तरीके का आयोजन हो नहीं सकता है, यानी कि स्टेट ने परमिशन दी, फिर उस धर्म संसद में पर्टिकुलर किसी धर्म के विरुद्ध टिप्पणी की गई और आपने गिरफ्तारी नहीं की। वैसी स्थिति में मतलब क्या निकला इसका कि राज्य है किसी एक धर्म का फेवर कर रहा है और किसी एक धर्म के विरोध में जा रहा है। वैसी स्थिति में पंथ निरपेक्षता का भाव भी बाधित होता है। फिर तीसरा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध का निषेध, यानी कि धार्मिक आधार पर भी हम प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां आपने क्या किया, पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए आपने धर्म संसद का आयोजन करने की अनुमति दे दी। इसका मतलब है कि आपने धर्मों के बीच में भेदभाव करने की प्रक्रिया का पालन किया। दूसरा, अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी अनुच्छेद में वर्णन है राज्यों द्वारा युक्त युक्त निर्बंधन आरोपित किया जाना, और उसमें लिखा हुआ है राष्ट्र की और एकता और अखंडता को बाधित करने के संदर्भ में जो राज्य है वह युक्त युक्त निर्बंधन आरोपित कर सकता है। फिर तीसरा, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 के प्रावधान कहीं ना कहीं धार्मिक सद्भाव की दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास करते हैं, यानी कि हेट स्पीच, जिसको हिंदी में टेक्निकली बोलते हैं घृणा वक्तव्य, यदि यह आगे बढ़ता है तो इतने सारे पक्षों पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके की जो चीज है उनको हम लोगों को टॉपिक के अंदर देखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इससे हम लोग यह चीज समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का हेट स्पीच और फिर हेट स्पीच के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रभाव या भारतीय संविधान उस संदर्भ में क्या कहता है। यदि हम इसके प्रभावों पर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं यह सामाजिक समभाव है उस पर बाधा उत्पन्न कर रहा है, पंथ निरपेक्षता वाले तख्त पर बाधा कर रहा है, और बाकी के जो संवैधानिक प्रावधान है इन पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब एक बड़ा फैक्चुअल सा टॉपिक चर्चा में रहा जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बना ले आपके सामने। क्वेश्चन टॉपिक है क्वार जल विद्युत परियोजना। अब जब भारतीय प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए तो उस यात्रा के दरमियान यह टॉपिक चर्चा में आ गया। देखिए इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो यह पहला जो है कि क्वार जल विद्युत परियोजना है, चेनाब नदी पर अवस्थित है और 540 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है। एक पक्ष और ध्यान में रखना है, पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि ऊर्जा के विविधीकरण को बल दे रही है, या ऊर्जा के विविधीकरण ऊर्जा का विविधीकरण का तात्पर्य क्या है कि जो एनर्जी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है। हमारे पास जो मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वह कोयला है।
हम क्या कर रहे हैं, कोयले के ऊपर धीरे धीरे अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कोप 26 जो ग्लासगो सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें इस चीज पर चर्चा की गई थी कि कोयले के पूर्ण प्रतिबंध को आरोपित किया जाए, जिसको उसने टर्म इस्तेमाल किया था फेज आउट। इंडिया ने बोला कि नहीं, अगर कोयले के पूर्ण प्रतिबंध पर हम चले जाएंगे तो हम अपनी विकासात्मक गतिविधियों को बाधित कर लेंगे। तो इंडिया ने एक प्रपोजल दिया कि हम फेज आउट की जगह फेज डाउन करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। लेकिन भारत पिछले 10-12 वर्षों में से ही यह प्रयास कर रहा है कि ऊर्जा के विविधीकरण पर बल दे रहा है, और ऊर्जा के विविधीकरण के परिणाम स्वरूप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, एक है बायोमास एनर्जी, एक है टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा, कहीं ना कहीं इन पक्षों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और आप देखेंगे इसीलिए भारत ने वन सन वन ग्रिड का भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो यह चीजें क्या है, यह कहीं ना कहीं ऊर्जा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और यह पूरी की पूरी जो परियोजना है इसको इसी सापेक्ष देखना है। इसमें एक पॉइंट हम लोग बिल्कुल फैक्चुअल अभी डिस्कस कर लेंगे, और एक पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे जब लेटर ऑन, जब वेरियस जो न्यूज़पेपर है उसको यदि कवर करते हैं तो वहां पे उन चीजों को हम लोग देखेंगे। खैर, 27 अप्रैल 2022 को इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई, और जब इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत संघ सरकार द्वारा जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उसने 4526 कि आपको जब इस तरीके का फिगर आता है तो लगभग करके आप छोड़ेंगे, क्योंकि जब लगभग करके छोड़ेंगे तब हम मोर और लेस इसको कंटेन कर लेंगे। अब आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है, उसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं यह जो वित्त है उसका आवंटन किया गया ताकि इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन को पूरा किया जा सके। अब देखिए इसका महत्व, पहला पक्ष जो इसका निकल के आ रहा है ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह परियोजना अत्यंत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वैसे भी जानते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर को आप कहें कि आर्टिकल 370 को एबलिश किया गया तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाए, और विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के क्रम में कहीं ना कहीं ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है रोजगार सृजन। सरकार का मानना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह कई लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। दूसरा है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटी प्रमोट करते हैं, कहीं पे भी देखेंगे सरकार का हमेशा प्रयास होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री होगी सारी की सारी कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगी। सीमेंट उसके लिए चाहिए तो सीमेंट इंडस्ट्री और सीमेंट से रिलेटेड जितने अन्य पक्ष हैं वह सब काम करेंगे। फिर मान लो उसके लिए हमको लोहा चाहिए तो लोहा से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो काम करेगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री काम करेगी। कहीं ना कहीं जैसे ही हम लोग आधारभूत अवसंरचना पर जोर देते हैं, अर्थव्यवस्था के जितने और कंपोनेंट हैं वह उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो सरकार का मानना है कि रोजगार सृजन और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखें एक अगला टॉपिक जो हमारे पास है, मिशन अंत्योदय। द हिंदू ने इसको कवर किया और उसने बेसिकली इसको एडिटोरियल का जो साइड कॉलम है वहां पर इसको पब्लिश किया था।
अब मिशन अंत्योदय योजना है, इसका जो मुख्य थॉट देखेंगे वह कहीं ना कहीं भारत में गरीबी को कम करना और जो लाइवलीहुड है उसको प्रमोट करना। अगर हम इसके सेक्शन पर जाएंगे तो यह अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय वाले खंड के साथ जुड़ता है। अब अगर इनका इंट्रोडक्शन देखें अगर हम लोग, तो संघीय बजट 2017-18 में इसकी घोषणा की गई। अगर हम इसके थॉट पर जाएं तो इसका थॉट कह रहा है संसाधनों का अधिकतम या इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और प्रबंधन को प्रोत्साहन देना। और करना कहां है इसको हमको, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के अधिकतम उपयोग एवं संसाधनों के प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। अब संसाधनों के प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, अब देखिए प्रीलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन पूछे मिशन अंत्योदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान क्या रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, नोडल एजेंसी इसकी क्या है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। और ऐसे ही देखिए पिछले कुछ वर्षों से यदि हम प्रमुख अगर हिंदी भाषी जो पब्लिक सर्विस कमीशन देखें राज्यों के, उसमें हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, उसमें हम बिहार को देख रहे हैं, उसमें राजस्थान को देख रहे हैं, उत्तराखंड को देख रहे हैं, इवन छत्तीसगढ़ और इसी के साथ साथ जो झारखंड है, यदि हम इन सारे कमीशंस को देख रहे हैं तो प्रश्नों का प्रारंभिक परीक्षा पर प्रश्नों के जो पूछने की प्रवृत्ति है उसमें लगातार वह यूपीएससी की तरफ झुकाव है। तो आप देखेंगे कि इन स्टेट्स में यूपी, राजस्थान, बीपीएससी, इन स्टेट्स में आप देखेंगे कि प्रश्न जो हैं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर या मुख्य परीक्षा के स्तर पर उस स्तर की तरफ जा रहे हैं जो यूपीएससी वाला अप्रोच है। अब यूपीएससी का फोकस एरिया इंग्लिश मीडियम की तरफ है, इंग्लिश मीडियम इन द सेंस की जो इंग्लिश कंटेंट है उसकी तरफ। तो केयर के माध्यम से इंग्लिश का जो कंटेंट है वो हिंदी में इसी तरीके से प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। अब क्या है, इस तरीके के प्रश्न जो है वह तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास प्योर उस तरीके का कंटेंट हो। अब इससे हमको पता चल गया कि यह योजना क्या है, नोडल एजेंसी क्या है। अब यदि इसके हम महत्व पर चर्चा करते हैं तो सरकार का एक थॉट है जो सरकार को लगता है कि वर्ष 2022 तक गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है सरकार। एक फिर दूसरा पक्ष इसमें गरीबी कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी को नियंत्रित करना। तो इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी को कंटेन करना है। फिर यह काम कर रही है संसाधनों के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है और स्थानीय स्वशासन के साथ उसको क्लब कर रही है, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर इस तरीके की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
और जब हम संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं तब कहीं ना कहीं हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और अब इसी का फॉलो अप है कि महत्व इस रूप में है कि जो सतत विकास लक्ष्य या सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्राप्त करने में सहायक। अब इस लेवल पर यदि कंटेंट लेके जाते हैं और हम इसको अंडरलाइन करते हैं, एग्जामिनर को हम बताते हैं कि देखिए इस चीज को हम लोग यहां से क्लब कर सकते हैं, तब एक बहुत अच्छा सा एक आप कहें कि आपका रिफ्लेक्शन बनेगा एग्जामिनर की नजर में। अब यदि हमने इसके महत्व पर चर्चा कर ली है, तब हम इसकी चुनौतियों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मिशन अंत्योदय पूछे और फिर पूछे कि प्रशासकीय दृष्टिकोण से यदि आप प्रशासक होते तो आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करते। तो जब तक हमको चुनौतियां नहीं पता होंगी तब तक हमको यह नहीं पता होगा कि हम चुनौतियों से पार कैसे पाएं। तो चुनौतियां क्या है? ग्रामीण स्तर पर ढांचागत अंतराल, इसका मतलब है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि जो ग्राम सभाएं हैं या जो ग्रामीण स्तर पर है वहां पर संसाधनों का अभाव है और संसाधनों के अभाव के परिणाम स्वरूप उनमें ढांचागत एक जो गैप है वह कहीं ना कहीं इस योजना के क्रियान्वयन में एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पर है सामने। फिर है संसाधनों की एकीकरण की समस्या है। देखिए है क्या चीज? संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। अब सरकार की वेरियस स्कीम चल रही हैं, पता लगा प्रधानमंत्री आवास भी देना है, हमको अन्न भी उपलब्ध कराना है, जो अलग अलग तरीके की स्वच्छता संबंधी प्रोग्राम है उसका भी एक अलग प्रोग्राम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन जो अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं इनके एकीकरण की चुनौती है बहुत बड़ी। यदि उस चुनौती को दूर कर लें तो कहीं ना कहीं इस योजना का एक बेहतर रिजल्ट निकल सकता है। फिर एक पक्ष है वित्तीय संसाधनों की समस्या। बिल्कुल सही, योजना हमने बना ली लेकिन उसके लिए वित्त की उपलब्धता हम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एक, यदि हम वित्त की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर पा रहे हैं तो हम लीकेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वह वित्त हमने दिया हो किसी वजह से और हम उसका रूल एंड रेगुलेशन नहीं कंप्लीट कर पाए या कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वह योजना है जो वास्तविक अर्थों में फलीभूत नहीं हो पा रही है। तो यह एक पूरा जो टॉपिक था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो मिशन अंत्योदय योजना जो न्यूज़पेपर ने कवर किया है उसको देखा है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस तरीके का कंटेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो मेरी आशा है या जो मेरी अभी तक अपेक्षा है या जो मैंने अभी तक जितना भी क्लासेस ली हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यदि इसको हम बेहतर तरीके से प्रबंधित करें तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक, दूसरा है आपको केवल इतना ही टाइम देना है, 1 घंटे के आसपास का प्रोग्राम होगा। इस पूरे में आप पूरे राष्ट्रीय मुद्दों को फिल्टर्ड कर लिया, वैश्विक मुद्दों को फिल्टर्ड कर लिया, संपादकीय चर्चा, राज्यों से समाचार, समसामयिक आधारित प्रश्न और पीआईबी विशेष, ये सारी की सारी चीजें आपके पास निकल के आ सकती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो यह एक सत्र या जो हम लोग एक पहल लेके आए हैं वह आपको पसंद आ रही होगी और आप इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।